खंड की अहम खबरों की ओर। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने अपना 4 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा पूरा कर लिया है और सोमवार को वे अपने स्वदेश लौट गए हैं। उनके प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मॉरिशस के पीएम को 4 धाम का पवित्र प्रसाद उत्तराखंड के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद भेंट भी किए हैं। इस दौरान डॉक्टर रामगुलाम ने उत्तराखंड के आतिथ्य की सराहना की है और साथ ही ये भी कहा है कि वो उनका आभार व्यक्त करेंगे। उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 का आगाज 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और स्पार्क स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने यूपीएल सीजन 2 का फिक्सचर जारी कर दिया है। लीग के सभी मुकाबले देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, जिसमें महिलाओं का टूर्नामेंट पहले शुरू होगा। इसका फाइनल 26 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि पुरुषों की प्रतियोगिता 27 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार 7 पुरुषों की टीम और 4 वुमेन टीम इसमें भाग लेने वाली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपीएल सीजन 2 का जो फिक्सचर है वो जारी कर दिया गया है। लीग के मुकाबले जो हैं वो शुरू होंगे। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये खेल खेला जाएगा, जिसमें महिलाओं का टूर्नामेंट सबसे पहले शुरू किया गया है। इसका फाइनल जो फाइनल है वो 26 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि पुरुषों की प्रतियोगिता 27 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार 7 पुरुषों की जो टीम है और साथ ही वुमेन की बात करें तो 4 वुमेन टीम इसमें भाग लेने वाली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपीएल सीजन 2 की, जहां पर युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह भी बना हुआ है इस खेल को लेकर। और साथ ही उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 का आगाज जो है 23 सितंबर से होने जा रहा है और कहीं ना कहीं जो युवा है वो काफी ज्यादा खुश भी इसको लेकर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिग्विजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए यूपीएल सीजन 2 का जो आगाज है कब से शुरू होने जा रहा है और साथ ही सीजन 2 में कुल कितने महिलाओं की टीम होने वाली है, पुरुषों की टीम होने वाली है इस बार? बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपको बता दूं कि यूपीएल का जो ये सीजन 2 है इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और जो स्पार्क स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है उनकी तरफ से इसका फिक्सचर जारी कर दिया गया है। और क्योंकि ये सीजन 2 है, सीजन 1 इससे पहले पिछले साल हो चुका है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि काफी सफल सीजन 2 रहा है। लेकिन इस बार सीजन 2 को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश यहाँ पर आयोजकों की तरफ से की जा रही है। जो कमियां पिछले सीजन में कुछ रही होंगी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और जो फिक्सचर है उसका ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही विजय लक्ष्मी आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार जो फिक्सचर जारी किया है उसमें इस बार भी सेम है। पुरुष वर्ग के मुकाबले जो हैं वो अलग होते हैं और महिला जो मुकाबले हैं वो अलग होते हैं। और इस बार कोशिश ये की जा रही है कि और भी बेहतर तरीके से यूपीएल के सीजन 2 को आयोजित किया जाए। इसके लिए फिक्सचर जो जारी किया गया है उसमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 23 तारीख से ये यूपीएल का सीजन 2 जो है वो शुरू होने वाला है। 23 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो देहरादून का क्रिकेट ग्राउंड है वहीं पर इसके सारे मुकाबले खेले जाएंगे। पिछली बार भी यहीं पर खेले गए थे। और पुरुष और महिला जो दोनों कैटेगरी होती है, वुमेन्स के मुकाबले पहले होते हैं और जो मेंस के मुकाबले हैं वो बाद में होते हैं। तो 4 टीमें हैं जो वुमेन्स का मुकाबला खेलेंगी और 7 टीमें हैं जो मेंस का मुकाबला खेलेंगी। जिसमें वुमेन्स की अगर हम बात करें तो मसूरी थंडर्स, पिथौरागढ़ हरिकेन्स, टिहरी क्वींस, हरिद्वार स्टॉर्म्स, पिथौरागढ़ हरिकेन्स का मैं आपको नाम बता ही चुका हूं। तो ये वुमेन्स की टीमें हैं। जबकि मेंस की हम बात करें तो पिछले साल की चैंपियन उधम सिंह नगर इंडियंस, इसमें देहरादून वॉरियर्स की टीम है, टिहरी टाइटंस है, इस साल नया एडिशन ऋषिकेश फाल्कन्स के रूप में हुआ है, हरिद्वार एलेमाज है, पिथौरागढ़ हरिकेन्स है, नैनीताल टाइगर्स है। इसके अलावा उधम सिंह नगर का मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूं। तो ये जो मेंस टीमें हैं ये वो टीमें हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यूपीएल, क्योंकि बीसीसीआई इस समय देश भर में जो अलग अलग स्टेट है वहां उनकी अपनी अपनी सेपरेट लीग है उसको आयोजित करवा रहा है और इन लीग से नए नए टैलेंट इंडियन क्रिकेट को मिल रहे हैं। हमने काफी ऐसे टैलेंट देखे जो इन लीग से निकल करके आईपीएल तक पहुंचते हैं और फिर वहां से देश के लिए खेलते हैं। पिछला सीजन उत्तराखंड प्रीमियर लीग का जो था उसमें युवराज चौधरी जैसे नए टैलेंट निकल करके आए थे जिन्होंने बहुत शानदार अपना खेल दिखाया था और उसी वजह से उनको आईपीएल में
टीमों ने खरीदा भी है। हालांकि वो प्लेइंग लेवल में नहीं आ पाए, लेकिन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है जब आप किसी टीम का ड्रेसिंग रूम का भी हिस्सा बनते हैं। उम्मीद है इस साल भी इसी तरीके से यूपीएल में हमें कुछ नए जो सितारे हैं उत्तराखंड के वो देखने को मिलेंगे। कितना चेंजेस इस बार देखने को मिलेगा दिग्विजय इसमें, क्योंकि पहले का सीजन भी हमने देखा, दूसरे जो सीजन ये शुरू होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं इस बार? देखिए, जो ऑर्गेनाइजर है और जो सीएयू है, इनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, सबसे पहला तो इसमें यही है कि जो पुरुषों की टीमें हैं इस बार उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वो 7 टीमें इस बार पुरुषों की टीमें होंगी। और इसके अलावा जो ग्राउंड है, वेन्यू एक ही होता है, लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि उत्तराखंड में लगातार पिछले कुछ महीनों से बरसात का जो मौसम है वो चल ही रहा है। अब 23 तारीख में ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि ये कहा जाता है कि 15 सितंबर के बाद जो है मानसून धीरे धीरे विदा होने लगता है, बारिश कम होने लगती है, लेकिन पिछली बार भी कुछ मुकाबले बारिश की वजह से उन पर असर पड़ा था। तो उसके लिए क्या आयोजकों की तरफ से तैयारियां हैं। साथ ही जो ऑक्शन अभी प्लेयर ड्राफ्ट कुछ दिन पहले हुआ था, उस प्लेयर ड्राफ्ट में भी जो टीमें थी उन्होंने अपने अपने प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर ही दिए हैं। आइकन प्लेयर अलग बनाए गए हैं। उत्तराखंड की टीम के लिए जो रणजी टीम खेलती है उसमें जो प्लेयर खेलते थे उनको आइकन प्लेयर बनाया गया। 2-4 जो प्लेयर उसमें हैं उनको आइकन प्लेयर बनाया गया है। और इसके अलावा जो वुमेन्स टीमें हैं, मानसी जोशी जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। मेंस टीम में आकाश मधवाल जो मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे वो एक बार फिर से इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बहुत प्लेयर हैं और उनको नई तरीके से इस सीजन को सफल बनाने के लिए, और सिर्फ सफल नहीं बल्कि ये कोशिश रहेगी कि पहाड़ों से निकला हुआ टैलेंट भी यहाँ तक पहुंच सके, यूपीएल तक पहुंच सके। उसके लिए बाकायदा टीमों ने अपने स्पॉट तैयार कर लिए हैं और यहाँ से निकल करके वो आईपीएल तक पहुंचे। आईपीएल के जो स्काउट्स होते हैं वो भी हमने देखे पिछली बार यहाँ पर पहुंचे थे। अलग अलग जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी हैं उनकी तरफ से जो उनके स्काउट्स के लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। इस बार भी यही उम्मीद है कि वहां से फिर से स्काउट्स यहाँ आएंगे और मेरिट के आधार पर जो भी अच्छा खेलेगा उसको कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉर्ज एवरेस्ट पाक सौदे के खिलाफ प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने आरोप लगाया है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की जमीन को मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को देना जनता के साथ धोखा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने की बात भी कही है। ये जो पार्क है लगभग 30,000 करोड़ की लागत का वो पार्क मात्र 1 करोड़ पे सालाना पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलकर सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है और उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनों को की बंदरबाट करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में अडानी और अंबानी के सहारे चल रही हो, चाहे उत्तराखंड में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हवाले कर रही हो बेशकीमती जमीनें, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को आम जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, लोगों की दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में बेरोजगार भटक रहे हैं, उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तराखंड में दैव्य आपदा आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद कामी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को हजारों करोड़ की जमीन उनके हवाले कर देना चाहती है, जो कि उत्तराखंड के साथ अन्याय है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां शक्ति फार्म में बीजेपी मंडल की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान पर चर्चा की गई है। वहीं इस बैठक में पश्चिम बंगाल के राणाघाट से विधायक पार्थो चटर्जी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की भी जानकारी दी। मोदी जी का जो स्लोगन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सही की ना, तो हम यहाँ आके देखा है सही है। हमारा भारतवर्ष में बहुत भाषाभाषी जनगण है, लेकिन कृष्टि संस्कृति सब एक ही है। वो हम खुद आंखों से देखा है परसों रोज, और एकदम कृष्टि संस्कृति सही है। ये विचार, जिनके पूजा पाठ की पद्धति, जिनकी विचारधारा एक है, उन सबको एक स्वरूप में ढालने के लिए माननीय विधायक जी का यहाँ पर आना हुआ है। और यहाँ के साथ साथ एक जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है आदरणीय ममता
बनर्जी जी, उनका जिस तरह से एक दुष्प्रचार वहां पे लोगों के पास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न प्रांतों में रहने वाले बंगाली समाज का उन प्रदेशों में उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बंगाल के जो मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी, उनका ये सोचना है कि भारत में पश्चिम बंगाल से बाहर जो लोग रहते हैं, जो बंगाली समाज के लोग रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, वो सही ढंग से जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा हमारे दत्ता जी ने कहा है, मैं भी उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, एक बार वो मुख्यमंत्री है तो उनको भी एक पूरे भारत में एक अभियान के तहत उनको भी सोचना चाहिए, अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ बंगाली समाज से पूरे भारत में। हरिद्वार में जूना अखाड़ा के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सहित कई साधु संतों ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में आपदा पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की गई। साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सभी साधु संतों से अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जुटाई गई राशि मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी ताकि जरूरतमंदों तक हर मदद पहुंचाई जा सके। दूसरी ओर संतपुरा आश्रम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने सबसे पहले आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आवाज उठाई थी और अपने स्तर पर मदद पहुंचाना शुरू कर दिया था। जब कल हमारी मनसा देवी में बैठक हुई थी, हमने कल श्रद्धांजलि सभा में सबको मनसा देवी में बुलाया हुआ था। वहाँ ये तय हुआ था कि कल क्यों ना हम सभी संतों को यहाँ पे बुलाएंगे, निर्जनी अखाड़े में बुलाएंगे, भंडारा रखेंगे, सभी को बुला करके उत्तराखंड के विकास के बारे में बात करेंगे। संतों के भी कोई फर्ज बनते, खाली भंडारा खाना हमारा काम नहीं है। और हम जितने भी संत महात्मा है हमेशा सनातन पे काम करते और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा, संत बड़े परमार्थ शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की रही अपना रंग। संत नहीं करेगा फिर कौन करेगा। देश में है कि उत्तराखंड के समूल आपदा में बढ़ चढ़ के मार्ग के लिए, चिकित्सालय के लिए और शिक्षा के लिए सरकार से वार्तालाप करके दिल खोल के उसके ऊपर काम करना मेन उद्देश्य। आपदा के लिए जो मीटिंगें हो रही हैं ना, कब तक करेंगे हम, क्योंकि जब जिसको ज़रूरत है तब तक हमें पहुंचा ही नहीं हमारा सामान, तो फिर हम लेट हो जाएंगे। सारा संसार और देखा बल्कि पूरी मानस जाति इसके लिए सब आगे आए हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड में त्रासदी हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे पंजाब में हो। सब मिल कर के अपनी ओर से जितना जिसका वो बनता है वो सब कर रहे हैं। और अब हम मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी जो शुरुआत है आपदा के लिए जो हमने देने की जो बात की थी, वो सबसे पहले मैंने ही की थी और हमने यहाँ से उठाया था मुद्दा। अब ये अखाड़ों के पास पहुँच चुका है और वो मीटिंगें चल रही हैं। अब उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने रुड़की नगर निगम और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा है, जबकि बीजेपी और नगर निगम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जल भराव को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता को खुद मौके पर जाकर टैंकर और ट्रैक्टर लगवाकर पानी निकलवाना पड़ा है, जो कि नगर निगम की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य को आपदा राहत के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए, ऐसे में मेयर का 200 करोड़ रुपए का फंड मिलने का दावा जनता को गुमराह करने जैसा है। कर रही है कि 2 मीडिया कर्मी, क्या वहाँ 2 मीडिया कर्मी थे? वहाँ पे कई सारे मीडिया के लोग थे, मीडिया भाई थे, हमारे बंधुवर थे, जिन्होंने दिखाया। और वहाँ पे केवल 4 व्यक्ति हमारी तरफ से थे, बाकी सारी जनता कृष्णा नगर की थी, जो वहाँ पे समझा रही थी मीडिया को और बता रही थी कि देखिए हमने एक मेयर चुनी, हमने जो है एक सत्ता चुनी भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे दुख दर्द पे खड़ी नहीं हो रही है। केवल चलना और जाना इसका समाधान नहीं है। समाधान वो है जब आप उसका समाधान करना चाहें। पूजा ने वो समाधान करने की कोशिश करी, दिखाया 2 दिन लगातार चलकर समाधान कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ भाजपा को उस समाधान को आगे बढ़ाना चाहिए। जब 200 करोड़ आएंगे तब बात कर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में बनाने के लिए अखाड़ों के साधु संतों की एक बैठक हुई है। हालांकि इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसके बाद अगली बैठक 18 सितंबर को होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मानना है कि 2021 के कुंभ में कोरोना के कारण श्रद्धालु नहीं आ पाए थे, इसीलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए 2027 के अर्धकुंभ को कुंभ का दर्जा दिया जाना चाहिए। कल हमारी मनसा देवी में बैठक हुई थी,
हमने कल श्रद्धांजलि सभा में सबको मनसा देवी में बुलाया हुआ था। वहाँ ये तय हुआ था कि कल क्यों ना हम सभी संतों को यहाँ पे बुलाएंगे, निर्जनीय अखाड़े में बुलाएंगे, भंडारा रखेंगे, सभी को बुला करके उत्तराखंड के विकास के बारे में बात करेंगे। संतों के भी कोई फर्ज बनते, खाली भंडारा खाना हमारा काम नहीं है। और हम जितने भी संत महात्मा है हमेशा सनातन पे काम करते और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा, संत बड़े परमार्थ शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे अपना रंग। संत नहीं करेगा फिर कौन करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो असली संत होते हैं उनका घर से कोई संबंध नहीं होता है। और संत कभी मुझे कई लोगों ने कहा, बोले गुरुजी संत वो है ये है। मैंने कहा भाई संत हमारे घर बारी नहीं होते हैं, जो घर बारी होता है वो संत नहीं होता है। जो भाई भतीजे को लेके आते हैं वो संत नहीं होते हैं। और हमने संतों से अपील की है, हमारे हरिगिरी जी महाराज ने अपील की है, हमारे पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपील की है, सभी संतों ने अपील की है कि सभी संत सामने आए और उत्तराखंड के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हम करें। जितना भी हमसे हो सकेगा, किसी से 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जिससे जो भी हो सकता है सब एक जगह हम जितने संत समाज इकट्ठा करें, इकट्ठा करके हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो राशि। रुड़की में राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने बीजेपी के नवगठित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह सहित सभी नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है उन्हें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिए गए पैकेज से लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने जीएसटी का भार कम करके जनता को राहत देने का काम किया है। नई कार्यकारिणी गठित हुई है हमारी सम्मानित जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी के नेतृत्व में, और वो बहुत अच्छी कार्यकारिणी हुई है। आज यहाँ मेरे आवास पर उस नई कार्यकारिणी का स्वागत समारोह रखा गया है और उसमें सब आए हैं। और जब से हमारी जिला अध्यक्षा बनी है वास्तव में उनका भी स्वागत नहीं किया गया, तो फिर हमने विचार करा कि जब पूरी कार्यकारिणी बनेगी तब उनका स्वागत करेंगे। तो इनके उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख सभी पूरी टीम यहाँ आई है। आज उनका ये यहाँ स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। जो जीएसटी रिफॉर्म उन्होंने किया है, जो जीएसटी 28% का स्लैब और 12% का स्लैब उन्होंने ख़त्म करके उसे 5 और 18 के स्लैब में लाए हैं। और एक बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि लोगों को अभी उन चीज़ों का पता नहीं। ये कह रहे हैं कि एक 40% का स्लैब कर दिया गया। 40% के स्लैब करने से जो पहले सेस लगता था 28 प्लस 28% से के साथ 17% से लेके 22% तक स्लैब लगता था, जिससे जो 28% की चीज़ें थी वो में या तो 45% या 50% में पड़ती थी जाके, वो अब 40% पर रहेगी। में बहुत आपदाई हुई है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार उस दिन से उस पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार उसकी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपदा जहां आपदा आई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने हवाई दौरा किया और बहुत बड़ा पैकेज वो हमें आपदा के लिए। उधम सिंह नगर के एसएस लोकमानी शर्मा एजुकेशन ऑफ स्कूल में एक बच्ची पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें सुअर कक्षा में घुस गया था और बच्चे पर उसने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं ग्राम प्रधान ने इस घटना की जानकारी रेंजर और बीट इंचार्ज को दी है और उनसे जंगली जानवरों से ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं गोविंद नगर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रभाकर रॉय, आज जो घटना हमारे गोविंद नगर के शिशु मंदिर में हुआ है देवकी देवी में, ये बड़ी दुखद घटना है कि आज गांव के अंदर घुस करके जंगली जानवर किसी बच्चे को घायल कर गए हैं। सूचना ये मिल रहा है कि बगल में जो धान की खेत है, उस धान के खेत के अंदर से अचानक एक जंगली सुअर स्कूल की बाउंड्री में आ जाता है और क्लास में घुस करके एक बच्ची को घायल कर देता है। और उसका अभी जो है प्राथमिक उपचार हुआ है, मेडिकल भी बनाया गया है। जो हमने इस विषय में जंगल हमारे जो है फॉरेस्ट के जो रेंजर है चन्याल जी, उनको भी अवगत करा दिए हैं, और जो विट जिनका है संजय जी, उनको भी हमने इस विषय से अवगत करा दिए हैं। अब देखिए जंगलात वाले इसके लिए क्या सुरक्षा देते हैं और क्या व्यवस्था करते हैं।
मैं आपके माध्यम से सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो जंगली जानवर का उत्पात जो बाउंड्री में बस्तियों में हो रहा है, इसके लिए जंगलात वाले से मैं अनुरोध करूँगा, फॉरेस्ट विभाग से अनुरोध करूँगा। रुड़की के घोसीपुरा गांव में पशुओं के बीमार होने की सूचना पर पशु चिकित्सकों की एक टीम पहुंची है। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर 5 पशु चिकित्सकों की टीम ने गांव में घर घर जाकर पशुओं की जांच की और उन्हें दवाइयां भी बांटी। डॉक्टरों के अनुसार भारी बारिश के कारण पशुओं के बाड़ों में पानी भर गया था, जिससे वे बीमार भी हो गए थे, जिसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम ने बीमार पशुओं का इलाज शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब ने क्या डॉक्टर साहब गाँव वालों को समझा रहे काला भाई थोड़ी सफाई रखो और भाई क्या नाम अपना चुनना चन्ना गिरो लगो बिचो अपना साफ सफाई होनी चाहिए। उसके संबंध में जब मुझे पता लगा तो आज मैं खुद गांव में अपनी टीम लेके आया और गांव में देखने पे ये पाया गया कुछ 10 के लगभग पशु बीमार हैं, लेकिन कोई ऐसी घातक बीमारी नहीं है। आजकल जो बारिश हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हुई है तो ह्यूमिडिटी के कारण फुट रॉट के सिम्टम उनमें आ रखे हैं। तो उनके पाँव में जो लक्षण आए हैं फुट रॉट के दिखाई दिए हैं, पानी जमा है और कुछ कंजस्टेड मतलब पशु खुले में नहीं है, तो इस कारण से इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। वैसे गांव में कोई इस तरह की भयानक स्थिति नहीं है। अब हमारी सूचना देने पर तुरंत आया और तुरंत आने के बाद इन्होंने पूरे गांव में घूम के हर जानवर की जांच की कि कैसे क्या दिक्कत आ रही। उसी आधार पर इन्होंने दवाई दी और दवाई देने के बाद एक मीटिंग करी गांव में प्रधान जी की बैठक पे कि भाई जो भी दिक्कत है उसे हमें बताओ और हम नहीं काम करते उसे कि हमारी दिक्कत है, हमें मानने के बाद जो भी परेशानी होगी उसे हमें बताओ, हम उस पर कार्रवाई तुरंत करेंगे। और अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखो, कली चुनना ये डंगों के नीचे डाल लो और उसके बाद जरिए जैसे भी इन्होंने अपने प्रोटोकॉल बताई कि ऐसा ऐसा काम करना, उस काम को हम भी करेंगे। और एक इन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया, वैक्सीन भी बहुत जल्दी लगाने की इन्होंने। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।